गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते। मैं वैशाली मुत्था, हिंदी विभाग प्रमुख, महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्राइमरी मेंटोर और 10वीं कक्षा की महाराष्ट्र बोर्ड की हिंदी परीक्षक परीक्षक आपके सामने इल्यूमिनियर सीरीज में स्वागत करती हूँ आपका। हमारे यह जो सीरीज है ये हमारे डॉक्टर पल्लवी सोमन मैम ने शुरुआत की है। इस नए सिलसिले में, नए दौर में हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा जो अध्यापन कौशल है वो सभी अध्यापकों तक पहुंचाना चाहते हैं। आज मेरा विषय है व्याकरण में अविकारी शब्द। आइए, रेडी है आप सब? शुरू करते हैं। आज मैं हिंदी विभाग प्रमुख और हिंदी 10वीं कक्षा की अध्यापिका होने के वजह से जो त्रुटियां हमें नजर आती है जब हम पढ़ाते हैं छात्रों को, वो बेस जो व्याकरण है वही त्रुटि कहीं तो भी नजर आती है। आज आज हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, अहम कर्तव्य है कि हमें छात्रों को व्याकरण के प्रति रुचि पैदा करना है, अध्यापकों को। तो आज का मेरे विषय का उद्देश्य होगा अध्यापक का छात्रों का व्याकरण और भाषा के प्रति रुचि पैदा करवाना, आसान तरीके से व्याकरण अर्थात आज मैं अविकारी शब्द लेने वाली हूँ, अविकारी शब्दों की संकल्पना से अवगत करवाना। अविकारी शब्द, मैं पहले थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। हिंदी भाषा का जो हमारी भाषा है यह देवनागरी लिपि से प्रचलित है। प्रत्येक भाषा यह स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है और स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तब शब्दों की रचना होती है। एक या एक से अधिक शब्द अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं और एक या दो से अधिक शब्द समूहों को वाक्य कहा जाता है। इस वाक्य को जब हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो इसको दो विभागों में बांटा जाता है शब्द वाक्य को। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद आते हैं और अविकारी शब्द अर्थात अव्यय, जो आज मेरा विषय है, उसमें आते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय यह शब्द जो है वो उसमें ही आपको परिचय देता है अ अधिक व्यय, अ अधिक विकार। ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। मैं चाहे वाक्य में लिंग बदल दूं, वचन बदल दूं, कारक बदल दूं, काल परिवर्तन कर दूं, फिर भी इन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। अव्यय के प्रमुख चार भेद है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, पहले हम अव्यय किसे कहते हैं। जब भी हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं हमें यह विशेष ध्यान रखना है कि अव्यय किसे कहते हैं। गलतियां छात्र वहीं पे करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसे मैंने अगर वाक्य में लिंग बदल दिया, वचन बदल दिया, कारक बदल दिया, काल बदल दिया तो भी उस वाक्य शब्द में परिवर्तन होता है। लेकिन अविकारी शब्द कुछ अपनी ही अहमियत लेके आते हैं। मैं चाहे कुछ भी बदलूं, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगी। जैसे राम और श्याम भाई है, सीता और गीता बहन है, छात्र और छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। ये सभी आपने देखा होगा, मैंने लिंग बदल दिया, वचन बदल दिया, काल बदल दिया, लेकिन और एक कमेव शब्द ऐसा है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे ही शब्दों को अव्यय कहते हैं। और भाषा और व्याकरण ये कुछ ऐसी बात है, जब तक हम अध्यापक उसे एक नाविन्यपूर्ण रीति से या विशेष रुचि लेकर हम पढ़ाएंगे नहीं, तब तक छात्रों को भी व्याकरण में रस आएगा नहीं। एसएससी बोर्ड में व्याकरण यह प्रश्न क्रमांक 4 के लिए है और कम से कम 14 अंकों के लिए व्याकरण है। व्याकरण वो विद ऑप्शन 26 अंकों के लिए दिया गया। आइए, आपका अधिक समय न लेते हुए क्रिया विशेषण अव्यय की ओर चलते हैं। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में ये जो चार क्रिया विशेषण के भेद आपको दिखाई दे रहे हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, ये भेद छात्रों को पहचानने हैं। हमारे बोर्ड में यदि हम सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय पहचान भी लेते हैं तो भी काफी है। संक्षिप्त में परिचय कर लेते हैं। रीतिवाचक, रीतिवाचक अर्थात क्या? ऐसी क्रिया जिससे रीति हो रही है, अर्थात रीति अर्थात उसकी गति हमें समझती है। जैसे गाड़ी धीरे धीरे चलती है,
तो धीरे धीरे यह क्या कर रहा है, हमें गाड़ी की रीति बता रहा है, गति बता रहा है। इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जरा आहिस्ता से बात कीजिए, तो आहिस्ता अर्थात ये आपकी जो आवाज है इसको कम ज्यादा करने के लिए आहिस्ता का प्रयोग किया है। आइए दूसरा देखते हैं, स्थानवाचक। स्थानवाचक किसे कहते हैं? क्रिया कहां पर हो रही है इसका जब हमें ज्ञान होता है, ऐसे अविकारी शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे बच्चे इधर उधर भटक रहे थे। अब भटक रहे थे ये क्रिया है, भटकना क्रिया है। बच्चे कहाँ पे भटक रहे हैं? इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये क्रिया की विशेषता बताने वाला, और उसमें भी स्थान की परिचय, स्थान कौन से स्थान पर वो भटक रहे हैं ये बताने वाला जो अव्यय है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आगे की श्रृंखला में कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये कालवाचक आपको काल का परिचय देता है। काल अर्थात समय। कैसे? आप अभी के अभी इधर आ जाओ। कभी कभी वो पूजा पाठ करते हैं, तो ये क्या बता रहा है कि मैं पूजा पाठ वो रोज नहीं करते लेकिन कभी कभी करते हैं। समय बता रहा है, काल बता रहा है, और इसीलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा गया है। आगे परिमाण कारक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाण कारक अर्थात क्वांटिटी, जो आपको क्वांटिटी का परिचय दे उसे परिमाण कारक कहते हैं। अर्थात मैंने बहुत खाया। मैंने कितना खाया? बहुत खाया। आप बहुत कम बात करते हो। कम, ये क्या बता रहा है कि आपका आपका परिमाण क्या है? मेरे लिए इतना काफी है, बस मेरे लिए इतना काफी है। इस प्रकार जब मैं परिमाण बताता हूं तभी ऐसा जो अव्यय है वह परिमाण कारक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। एसएससी बोर्ड में छात्रों को यदि सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय पहचानने में आया या उसका प्रयोग किया तो भी काफी है, ये पूरे भेद आवश्यक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। जब, कभी कभी, कल, प्रतिदिन। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ। ऊपर, यहाँ, आगे, पास। पास में ही मंदिर है। बहुत, कम, काफी, अधिक। आगे, अचानक, धीरे धीरे, सहसा, तेज। ये सभी क्रिया विशेषण अव्यय के अविकारी शब्द है। आगे का अव्यय संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? ऐसा अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आकर उर्वरित वाक्य के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूं मेरी परिभाषा। ऐसा अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आकर उर्वरित वाक्य के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ, अपेक्षा, और, भांति, तरह, नजदीक, अंदर, भीतर, साथ, पीछे, सामने, अनुसार, आसपास। परिभाषा जो अभी अभी मैंने बताई थी वो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आइए एक शब्द देखते हैं, अपेक्षा। परिभाषा पे पहले हम गौर करेंगे। संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आता है। आइए उदाहरण जो मैं मेरे छात्रों को हमेशा देती हूँ, ऐसे हमें अध्यापक जब हम पढ़ाते हैं तब हमें ऐसे उदाहरण देने हैं कि छात्रों को वो हमेशा स्मरण में रहे, ध्यान में रहे और जल्दी से वो लिख सके। मैं हमेशा मेरा जो उदाहरण देती हूँ वो देती हूँ कि विराट सचिन तेंदुलकर की अपेक्षा विराट कोहली बहुत अच्छा बल्लेबाज है। देखिए दोनों भी उत्कृष्ट बल्लेबाज है, लेकिन फिर भी उसकी अपेक्षा, उसका रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए आज विराट कोहली आगे गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? परिभाषा पे पहले गौर करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत, यहाँ पे संज्ञा है कौन? सचिन तेंदुलकर, ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद तुरंत अपेक्षा शब्द आया। सचिन तेंदुलकर की अपेक्षा विराट कोहली उत्कृष्ट बल्लेबाज है। तो यहाँ पे हमने दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की है और संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद की अपेक्षा शब्द आया है। दूसरे संज्ञा के साथ अर्थात विराट कोहली के साथ उसकी तुलना की गई है और उसने अपना संबंध उर्वरित वाक्य के साथ प्रस्थापित किया है। अगर मैं, और एक महत्वपूर्ण बात, जब भी संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग होगा विभक्ति प्रत्यय हमेशा आएंगे। विभक्ति प्रत्यय अर्थात का, की, ने, सी, से, ये सभी विभक्ति प्रत्यय उस अविकारी शब्द के पहले
आते हैं, जैसे की अपेक्षा, की भांति, की तरह, के नजदीक, के अंदर, के साथ, के पीछे, के सामने, के अनुसार, के आसपास। और दूसरी महत्वपूर्ण जो तीसरी बात है, हर हर अव्यय जो है उसके कुछ ना कुछ लॉकेंड की है, तीन 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 लॉकेंड की है। तो पहला हमने देखा संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद यह अव्यय आया है। दूसरा हमने देखा इसके पहले कारक कंपलसरी आते हैं। और तीसरा, यदि मैं उस अव्यय को उस वाक्य से हटा दूं तो वाक्य का अर्थ अधूरा रहता है। जैसे विराट कोहली सचिन तेंदुलकर उत्कृष्ट बल्लेबाज है, लेकिन अर्थ पूर्ण नहीं होता है। मेरे घर के पीछे मंदिर है, तो मैंने अगर के पीछे हटा दिया तो मेरे घर मंदिर है। उस बगीचे के सामने मैदान है, तो के सामने में यदि मैं हटा देती हूँ तो उस बगीचे मैदान है। वाक्य अधूरा रहता है, संबंध प्रस्थापित नहीं होता है। इसीलिए संबंध सूचक अव्यय ये हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आकर उर्वरित वाक्य के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करते हैं। आइए आगे की श्रृंखला में आगे का अव्यय हम देखेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय भी अपनी अपनी खासियत लेके हमारे पास आता है। इसका काम, प्रमुख काम जो है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे दो छोटे छोटे वाक्य हो, ये बीच में अव्यय शब्द आकर ये जोड़ने का काम करता है। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया, राम और श्याम भाई है। राम भाई, राम श्याम का भाई है, श्याम राम का भाई है। यदि मुझे दो वाक्य बनाने हैं तो ये दो वाक्य बन रहे हैं। लेकिन और यह जो समुच्चय बोधक अव्यय आ गया, उसकी वजह से एक वाक्य में यह अर्थपूर्ण वाक्य तैयार हो गया। सीता और गीता बहनें हैं। ये दो 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 संज्ञाओं को, दो संबंधों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करता है। इसके कुछ उदाहरण, और, तथा, अगर, डैश डैश, तो। अगर पढ़ाई करोगे तो सफल होगे। अगर और तो, इन्होंने क्या किया है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। दो वाक्य अलग अलग है, पढ़ाई करो सफलता पाओ। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य अगर डैश डैश तो ने किया है। अथवा, पढ़ाई करो अथवा फेल हो जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। क्योंकि, इसलिए, अतः, अतएव, मगर, लेकिन, ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्हें हम समुच्चय, और समुच्चय बोधक अव्यय इटसेल्फ वो कहता है, समुच्चय अधिक बोधक अधिक अव्यय। समुच्चय अर्थात ग्रुप, बोधक अर्थात दर्शाने वाला, जो समूह को दर्शाता है, समूह को जोड़ता है, वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। मेरी आशा है आप सबको ये समझ में आया होगा। मैं एज अध्यापिका जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे व्याकरण सेपरेट लेकर नहीं पढ़ाती हूँ। जब हम पाठ पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं, मान लो ये मेरा है और हम पढ़ा रहे हैं, उसी वक्त तुरंत कभी भी उस परिच्छेद में कोई भी एक वाक्य लेती हूँ और पूछती हूँ कि यहाँ पे कौन सा अव्यय आया, कौन सा शब्द है, कौन से प्रकार का अव्यय है, इसने क्या कार्य किया है। जब हम बार बार छात्रों में इस प्रकार रुचि पैदा करेंगे तो ऐसा भी होता है, अंत में छात्र खुद बोलते हैं, मैम यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय, मैम यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय। तो यह इस प्रकार रुचि पैदा करनी हो तो पढ़ा, जब पाठ पढ़ा रहे तभी हमें ग्रामर का भी, व्याकरण का भी ध्यान रखना चाहिए, और उनको वो बोझ बनकर या बोझा बनकर नहीं पढ़ाना है। आनंद लेकर, आनंद निर्मित करते हुए पढ़ाओगे तो हमेशा हम सफल रहेंगे। आइए, अंतिम अव्यय जो है, चौथा अव्यय अविकारी शब्दों का, वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब यहाँ पे ये शब्द जो है विस्मयादि बोधक अव्यय, ये स्वयं अपना परिचय देता है, विस्मय अधिक आदि बोधक अव्यय। विस्मय अर्थात क्या, आश्चर्य, आश्चर्य, हर्ष, शोक, तिरस्कार, क्रोध, ये जो भाव प्रकट करते हैं, ये भाव प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब ये भाव हमारे मन से कब आते हैं, ऐसे प्लान कर कर जानबूझकर नहीं आते हैं। हमारे मन में अचानक उत्पन्न होने वाले भावों को जो शब्द दर्शाते हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जैसे कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आ गया, कभी कभी मुझे बहुत खुशी हो गई, आहा क्या सुंदर नजारा है। कभी बुरा लगा, अरे रे बेचारा मर गया। अब ये मेरे मन से अपने आप ये शब्द आ रहे। मुझे किसी को बुलाना है, बहुत पास वाले मेरे, अजी सुनते हो, तो ये प्यार से मैंने उन्हें अजी बुलाया कि संबोधन, मैंने वो मान लिया है कि वो आने वाले हैं और मैं जो बोल रही हूँ वो सुनने वाले हैं। वाह कितना सुंदर ताजमहल है। कोई चीज जब हम देखते हैं या किसी चीज का जब हम अनुभव करते हैं, उसके बाद जो हमारे मन में अचानक
भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को उत्पन्न करने वाले शब्द अर्थात विस्मयादि बोधक अव्यय। पहली बात, इसके लिए भी 3 लॉक एंड की है इसे समझने के लिए। पहला, हमारे मन के भावों को प्रकट करता है। दूसरा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमेशा ये अव्यय वाक्य के पहले आएंगे। तीसरा, उर्वरित वाक्य के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं होगा। यदि मैं उस अव्यय को हटा भी दूं वाक्य में से, तो भी वाक्य का अर्थ अधूरा नहीं होता है। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जब भी मैं विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग करूंगी, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह अर्थात एक्सक्लेमेटरी मार्क अपेक्षित है। ये 3 बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं। वाक्य के पहले ही ये भाव उत्पन्न करने वाले शब्द आएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। और तीसरा, यदि मैंने इसको हटा भी दिया, जैसे वाह कितना सुंदर ताजमहल है, मैंने वाह शब्द हटा भी दिया, कितना सुंदर ताजमहल है, अर्थ पूर्ण हो रहा है। छी कितनी गंदगी है, अब छी ये मेरा जब घृणा है, तिरस्कार है, वो प्रकट करने वाला है, तो छी मैंने हटा भी दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे रे बेचारा मर गया, अरे रे, जब अरे रे ये डर की वजह से, शोक की वजह से आता है। लेकिन मैं यदि इस शब्दों को हटा भी दूं, तो भी वाक्य का अर्थ अधूरा नहीं रहता है। ऐसे शब्दों को, ऐसे अविकारी शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये 4 प्रमुख अव्यय जो हमारे वाक्य को बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं और भाषा को बहुत ऊंची शैली पर ले जाते हैं, हमारे वाक्य में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आइए फिर एक बार देखते हैं कौन कौन से अव्यय हमने देखे आज। अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। आशा करती हूँ आप सभी को मैंने जो बताया है वो समझ में पक्का आया होगा। यदि कुछ शंका है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हो। हमने एक छोटा सा स्वाध्याय भी आपके लिए किया है। पहला पहला आपको क्या करना है, प्रश्न जो आता है वो इस प्रकार आता है, निम्नलिखित अव्यय शब्दों का सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण, लेकिन सार्थक वाक्य में भी अव्यय के रूप में ही उसका प्रयोग होना चाहिए, अविकारी शब्द के रूप में। कौन सॉल्व करना चाहेगा? पहला शब्द है अपेक्षा, तरह, अधिक, ऊपर और छी। आप कोई भी प्रश्न। अपेक्षा। अपेक्षा। मैं बोलना चाहूंगी, अगर हम, हाँ। हाँ हम ये कर सकते हैं, हम किसी से अपेक्षा, हमें किसी से अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए, ये करेक्ट मैम, होगा? मैम ये गलत होगा, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छा तो आप सवाल मुझे किया। सबसे पहले अक्सर यहाँ पे सभी छात्र गलतियां करते हैं। अपेक्षा ये शब्द हम्म। रूप में प्रयोग किया जाता है। आपने जो, मुझे किसी अच्छा। से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए या मुझे आपसे यह अपेक्षा है, जब मैं इस अपेक्षा शब्द का प्रयोग कर रही हूं तो ये भाववाचक संज्ञा बनकर आया है। जैसे मुझे आपसे यह अपेक्षा है और हम्म। मुझे आपसे ये अपेक्षाएं है। संज्ञा, अपेक्षा संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। और अगर अपेक्षा का अपेक्षाएं हो रहा है तो वो अविकारी शब्द नहीं है, इसीलिए वो वाक्य गलत जाता है। अपेक्षा शब्द अविकारी शब्दों के लिए सिर्फ तुलनात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम दो व्यक्ति की, दो वस्तु की, दो स्थान की तुलना करते हैं, तब अपेक्षा का प्रयोग अविकारी शब्द संबंध सूचक अव्यय में किया जाएगा। कई छात्र यही पे गलती करते हैं, जब भी अपेक्षा पढ़ाया वो यही उत्तर देंगे, मेरी माँ की अपेक्षा है, पिताजी की अपेक्षा है, मैं ये अपेक्षा करता हूं। लेकिन ये सभी अपेक्षा हमने संज्ञा के तौर पर प्रयोग किया। अपेक्षा, अपेक्षाएं, बराबर। वाचक संज्ञा है। और ये जो अपेक्षा है ये अव्यय है। अव्यय हम किसे कहते हैं कि मैं यदि वाक्य में लिंग बदलू, वचन बदलू, कारक बदलू, काल बदल दूं, काल अर्थात टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, मैं कुछ भी बदल दूं, लेकिन इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। वाक्य बदल जाता है लेकिन ये शब्द नहीं बदलते। और इसीलिए अपेक्षा संबंध सूचक अव्यय तुलनात्मक रूप में जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सचिन तेंदुलकर की अपेक्षा विराट कोहली उत्कृष्ट बल्लेबाज है, पाकिस्तान की अपेक्षा भारत की टीम बहुत बढ़िया है। इस प्रकार जब हम दो व्यक्तियों में तुलना करते हैं, तब वह अपेक्षा शब्द बदल नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, अपेक्षा अपेक्षा ही रहता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच यस यस। मैम। और कोई? रोहन की अपेक्षा रमेश की लिखावट सुंदर है। एकदम सही प्रयोग है ये। रोहन की अपेक्षा
रमेश की या जो भी है लिखावट सुंदर है। यहाँ पे हमने लिखावट में तुलना की, दो व्यक्तियों में तुलना की, इसलिए ये सही है। चाहूंगी कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, ये क्रिया विशेषण अव्यय में भी प्रयोग होते हैं और संबंध सूचक अव्यय में भी प्रयोग होते हैं। अब जैसे क्रिया विशेषण अव्यय ये क्रिया की विशेषता बताता है। तो मेरे घर के ऊपर मंदिर है, ये के ऊपर कारक आया, इसलिए ये संबंध सूचक अव्यय हो गया। और जब सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता है तब वो क्रिया विशेषण अव्यय होता है। पास में ही मंदिर है, तो ये यहाँ पे पास क्रिया विशेषण अव्यय है। मेरा मंदिर कहाँ है? पास में है। पास में ही नदी बहती है, नदी कहाँ है? पास में है। तो क्रिया की, बहने वाले नदी की विशेषता बता रहा है पास शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय। मेरे घर के पास नदी है, ये के पास संबंध सूचक अव्यय। ये भी बच्चों को कई बार कंफ्यूज कर देते हैं क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध सूचक अव्यय। इसीलिए जब भी हम पढ़ाते हैं अध्यापक बनकर, तब हमें परिभाषा, कंसेप्ट्स क्लियर करवानी बहुत बहुत जरूरी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक ही वाक्य दो दो अव्यय में आता है, तो यहाँ पे ये कौन सा अव्यय है, ये पहचानने के लिए उन्हें हमें वो जो संकल्पना है या जो लॉक एंड की है, तीन तीन, प्रत्येक अव्यय के लिए तीन तीन बातें महत्वपूर्ण है। यदि वो उनके दिमाग में फिट हो गई तो वो कभी भी गलती करेंगे। मैम क्रिया मैम विशेषण में बाहर भी आता है और संबंध सूचक में भी बाहर आता है। हाँ, वही तो मैंने अभी बताया। जैसे बाहर दोनों जगह पे आता है, तो घर के बाहर मैदान है, घर के बाहर आंगन है, ये के बाहर। जब संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद बाहर आएगा तो वो होगा संबंध सूचक अव्यय। और हमने देखा कारक लगते हैं, कंपलसरी कारक भी लगते हैं। और इसीलिए ये हो गया, घर के बाहर प्रांगण है या मैदान है, क्रीड़ांगन है। तो क्रीड़ांगन कहाँ पे है? घर के बाहर है। लेकिन घर, अगर घर क्रीड़ांगन है, मैं अगर यदि मैं के बाहर हटा देती हूँ, संबंध सूचक अव्यय की तीन महत्वपूर्ण बातें, वो तीनों बातें जब विकसित होती है, सुटेबल होती है, तभी वो संबंध सूचक अव्यय होता है। पहला हमने देखा संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आता है। जैसे घर के बाहर, तो घर क्या है? संज्ञा है, उसके बाद बाहर आया, तो ये पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। दूसरी, कारक आते हैं, के, का, की, ने, से, ऐसे कारक आते हैं। और तीसरी, उर्वरित वाक्य के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करता है। तो घर के बाहर क्रीड़ांगन है, घर के बाहर प्रांगण है, घर प्रांगण है, घर क्रीड़ांगन है, ऐसा वाक्य हो जाएगा यदि मैं के बाहर हटा देती हूँ, और अर्थपूर्ण नहीं होता है। ये संबंध सूचक हो गया। और बाहर ही तुलसी का पौधा है, तो ये हुआ क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि क्रिया विशेषण। तुलसी का पौधा कहाँ है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, बाहर है। ये हमें समझने में, समझाने में, वही तो हमारी कला है। थैंक यू मैम। आपको अगर किसी को और भी डाउट्स है, शंका है, तो आप मेल कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। समय शायद हो गया है। मैम मैं दूसरा ट्राई कर सकती हूँ। हाँ, तरह, कीजिए मैं कीजिए। माधुरी दीक्षित की तरह हाँ डांस सीखना चाहती हूँ। हाँ, तो ये की तरह क्या हो गया? संबंध सूचक अव्यय हो गया। और की तरह, ओके। तरह यह शब्द सिर्फ संबंध सूचक में ही आता है। तो माधुरी दीक्षित अच्छा। संज्ञा है, संज्ञा के साथ इसका संबंध जुड़ रहा है। मैं माधुरी दीक्षित की तरह डांस करना चाहती हूँ। और अगर मैं की तरह हटा देती हूँ, आप हाथ रखिए बीच में, मैं माधुरी दीक्षित डांस करना चाहती हूँ, वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता है, अधूरा होता है, वाक्य पूर्ण नहीं होता है। आप उसकी तरह डांस करना चाहते हो, तो इसलिए यह संबंध सूचक अव्यय है। संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आया, उर्वरित वाक्य के साथ अपना संबंध प्रस्थापित किया, और उस अव्यय के पहले कारक लगते ही है, का, की, के, ने, से। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। और कोई शंका? कोई शंका वैशाली मैम, मुझे वैशाली मैम, एक हाँ वाक्य है अब जिसमें, हाँ, जिसमें मैं दोनों शब्द अधिक और अपेक्षा हाँ दोनों का इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, बोलिए। अपने जीवन से अधिक अपेक्षा रखना, अपने जीवन से अधिक अपेक्षा मनुष्य को नहीं रखनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रयास। सुनिए, ये जो आपने वाक्य किया है, ये वाक्य बहुत अच्छा है, लेकिन इस वाक्य में अव्यय सिर्फ एक है। अपने वाक्य दोहराइए फिर। जो अपेक्षा प्रयोग किया है वो संज्ञा के तौर पर है, बहुत अपेक्षा, बहुत अपेक्षाएं। तो अधिक जो शब्द है वो आपने अव्यय के तौर पर प्रयोग किया है, अपेक्षा आपने संज्ञा के तौर पर प्रयोग किया है। वाक्य दोहराइए आपका। मनुष्य को
अपने जीवन से अधिक अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। मनुष्य को अपने जीवन से अधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। अपेक्षा का अपेक्षाएं हो गया, तो यहाँ पे अपेक्षा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अधिक जो शब्द है वो परिवर्तन नहीं होने वाला। वो कौन सा शब्द है? अधिक क्रिया विशेषण अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ पे अधिक अव्यय है और अपेक्षा अपने संज्ञा के तौर पे किया, दो अव्यय नहीं आए, एक ही है, अधिक है। थैंक यू। आशा करती हूँ मैंने जो भी आपको थोड़ा छोटा सा प्रयास किया है समझाने को, आप समझे होगे। कोई शंका हो, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमें अप्रोच हो सकते हो। और जल्द ही हमारे आगे के शिक्षक जो भी है आपको इस सीरीज में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करते हुए आज का मेरा छोटा सा प्रयास सफल हुआ ऐसे समझती हूँ। धन्यवाद।